Okay, so today we are going to look to exception handling. ठीक है? We will discuss what is exception handling in detail, and we will try to understand uh, the concept in much of the depth. Okay, and from the last class, if you have gone through till the last class, then you have sufficient background to understand whatever we are going to discuss in this class. Okay, so in your previous classes, if I talk about the previous classes like C++, right? So you must have some understanding of exception handling. So we start with the first question: what is an exception? What is an exception? Can anyone answer, please? Okay. Any formal definition? I'm asking. He is correct. What he said is correct. He said that any problem that occurs at the runtime, right? In short, right? I will say partially he is correct because in terms of Java, everything that comes at the runtime is not exception. There is something called exception. There is something called as error. So we can distinguish that a little later. We can dig into the differences a little later. So I will not get into that as of now. But I'm asking a formal definition because in the interview you will be expected to answer a formal definition. So anything better? Anything better? What is an exception that you have read in your previous classes? A book definition. Even in your operating system classes also you must have read. We simply say any abnormal condition which leads to the termination of the execution of the program. सिंपल सिंपल सी बात है. कोई ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम का जो एक्सक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाए, आपका प्रोग्राम एब्रप्टली एंड कर जाए. एब्रप्टली 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 कोई चीज बंद होने का मतलब क्या है? अचानक से, है ना? विदाउट द प्रॉपर सिग्नलिंग, विदाउट द प्रॉपर कम्युनिकेशन, एब्रप्टली एंड कर जाए. जैसे कई बार आप देखते हैं कि आपने कोई वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं और वेब एप्लीकेशन है और अचानक से कोई मतलब एक एरर आ जाती है और कुछ स्टैक ट्रेस दिखने लगता है, मतलब एरर एक्सेप्शन दिखेगा और उसके नीचे एक लाइन के बाय लाइन दिख लेगी. टेक्निकल टर्म में उसको कहते हैं ब्लू स्क्रीन, है ना? तो दैट्स एन एब्रप्ट सिचुएशन बिकॉज वो बैकग्राउंड में आई है, सर्वर साइड पे आई है. सर्वर साइड पे ऐसे ही कोई जावा या सी शार्प का कोई कोड होगा जो रन कर रहा होगा और उसको उस एबनॉर्मल सिचुएशन को प्रॉपरली उसका आई कैन से दे हैव नॉट टेकन केयर ऑफ दैट एबनॉर्मल सिचुएशन, सो दैट एंड अप शोइंग ऑन द क्लाइंट और द कस्टमर स्क्रीन. ठीक है, आपके स्क्रीन पे उसने शो किया. ठीक है, इसके अगेंस्ट एक सिचुएशन ये है कि आपने एक एप्लीकेशन डेवलप करा है और उस एप्लीकेशन में पता चला कि भाई आपको ऐसे ब्लू स्क्रीन दिखने के बजाय जब कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिखे कि जिस पे मैसेज लिख कर के आया कि आवर सर्वर आर टेम्परेली आउट ऑफ सर्विस फॉर दिस मोमेंट, वी आर वर्किंग ऑन इट, प्लीज ट्राई आफ्टर फ्यू मिनट्स. ठीक है, दैट डजंट सॉल्व योर प्रॉब्लम बट दैट इज स्टिल अ बेटर रिस्पॉन्स. आपको ब्लू स्क्रीन वहां पर नहीं दिखी है, यानी कोड आपका फटा नहीं है, ये नहीं कहते कोड फट गया. ठीक है, आपने उस प्रॉब्लम को जैसे भी हैंडल करा, ठीक है, उसका कोई अल्टरनेटिव तरीका सॉल्व करने का नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने एक स्क्रीन से जिस तरीके से यूजर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था, जिसको यूजर समझ सकता है, उस तरह से आपने उसको समझा दिया, तो दैट इज इवन बेटर. ठीक है, और सबसे बेटर क्या होता है कि अगर आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जब रियल सिस्टम जो होता है ना, जो डाटा आपके जो पूरे आपके जो आपके डाटा के सर्वर्स पूरे होते हैं, ठीक है, उसमें जो रियल सर्वर्स का सिस्टम होता है, तो दे आर इन अ क्लस्टर एनवायरनमेंट, एक क्लस्टर एनवायरनमेंट में होते हैं. ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई हैवी सिस्टम है, जैसे आप अमेजन की बात करें, अमेजन.इन की बात करें, तो कितने सर्वर्स उनके डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अक्रॉस द ग्लोब और हर डिस्ट्रीब्यूशन में विद इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो उनके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होंगे. तो एक काम के लिए मल्टीपल मॉड्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इसका मतलब क्या हुआ, हाई लेवल पे समझिए बस खाली. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपका हिट जा रहा है एक सर्वर पे, ठीक है, और उस सर्वर पे जब जाने के बाद वो सर्वर डाउन मिल रहा है,
है ना। तो वो कंट्रोल शिफ्ट हो जाए किसी और सर्वर पे जो उसका उसके क्लस्टर में मौजूद है। यानी एक काम को एक आदमी करने के बजाय एक काम को 10 लोग कर रहे हैं, और अगर उसमें से सही से काम नहीं कर पा रहा है तो क्या कर रहा है, बाकी 9 में से किसी एक को हैंडओवर कर दी जाएगी। अब 9 लोग जो हैं वो 10 लोग का काम करेंगे, तो स्पीड ऑफ कोर्स स्लो हो जाएगी। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ग्रेसफुल डिक्लिनेशन, है ना, कि आप ग्रेसफुली चीज से डिक्लाइन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस से डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली आपने बंद कर दिया चीज को। अदर एग्जाम्पल, आपका डाटाबेस जो होता है, उसका डुप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डाटाबेस सर्वर्स भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म सबमिट करने के लिए भेजा, फॉर्म सबमिट होना है, वो गया सर्वर पे जाने के बाद उसको एक डाटाबेस में एंट्री करनी है। अब वो डाटाबेस में क्या हुआ, वो पर्टिकुलर जिस सर्वर पे आपका आपका अब तक हॉस्टिंग चल रही है, उसमें क्या है कि उस सर्वर में कोई दिक्कत आ गई, हार्ड डिस्क फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग। तो वो वहां से क्या हुआ, वहां से एक एक्सेप्शन थ्रो हुआ। यानी एक प्रॉब्लम आई जो आपके इस फॉर्म को के सबमिशन को एब्रप्टली टर्मिनेट कर सकती थी। उसमें दो सिचुएशन होती, एक ये होती, बल्कि तीन सिचुएशन होती। एक ये होती कि आप ब्लू स्क्रीन देखते, यानी आपको समझ में नहीं आता कि यूजर की क्या हुआ है, मेरा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या क्या प्रॉब्लम आ गई है, एक अजीब सी। आप ब्लू स्क्रीन का मतलब नॉट अ ब्लू स्क्रीन इन कलर, इसको ये टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब हम बोलते हैं कि भाई जो स्क्रीन में जो आपको आ रहा है बस स्टैक ट्रेस नजर आ रहा है। यानी आपको नजर आएगा कि एक कॉल हुआ किसी क्लास से, उससे दूसरी कॉल हुई, इसकी कॉल इन लाइन्स में कहीं कुछ एरर आई है, और आपको एज अ क्लाइंट, आप अमेजन के यूजर हैं, आपको नहीं पता कि उनके इनफैक्ट टेक्नोलॉजी तक क्या यूज हुई है, आपको भी नहीं पता, है ना। तो वहां पे आपको वो चीज दिख रही है जो आपको नहीं दिखनी चाहिए। वर्ड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती थी कि उसको जब वो प्रॉब्लम आई तो उसी लेवल पे वो हैंडल करते और रिस्पॉन्स पेज आपको भेजते कि आवर डाटाबेस सर्वर इज टेम्पररी डाउन। ठीक है, वी विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट इन सम टाइम, और इवन ट्राई आफ्टर सम टाइम, ऐसा कुछ आपके पास आता। बेटर कंडीशन। या थर्ड कंडीशन होती, वो इंटरनली जब उस प्रॉब्लम को देखते सर्वर पे, तो उसका उसका एक हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करते। अब अब बेस्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म क्या होता कि वो रीडायरेक्ट करते उस डाटाबेस के एक डुप्लीकेट क्लस्टर डाटाबेस में जो एग्जैक्टली सेम होता है, जिसका इंस्टेंस है ना एग्जैक्टली सेम होता। ठीक है, जो डाटा यहाँ सेव है वही डाटा वहाँ भी सेव है, हर हर मोमेंट पे वो रेप्लिकेट भी होता रह रहा है बैकग्राउंड में, और वहां पे भेजता, और कंट्रोल वहां पहुंचने के बाद क्या करता, उसको वहां से आपके डाटा को सेव कर देता और आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स भेज देता। आपको ये पता भी नहीं चलता फ्रंट में क्या हुआ है बैकग्राउंड में। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम आई थी वो हो सकता है किसी लॉग फाइल में कहीं पे साथ में लिख दी जाती, है ना, समझ रहे बात, लॉग फाइल में चली जाती है वो, ताकि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको उसको वार्निंग मेल चली जाए, दूसरे एक्शन परफॉर्म हो जो बैकग्राउंड में होते हैं, वो सारे परफॉर्म हो जाए। ये सारी हैंडलिंग के मैकेनिज्म है। ठीक है, तो एक हैंडलिंग मैकेनिज्म में कई सारी हैंडलिंग भी हो सकती है। एक तो ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद यूजर के लिए सॉल्व करना। ठीक है, यूजर के लिए सॉल्व करना, फिर जो प्रॉब्लम के ओरिजिनल कंडीशन था उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपको उनको इन्फॉर्म करना, ताकि वो फर्दर एक्शन उसको लें, जाके फिजिकली सर्वर को चेक करें क्या मसला है, देखें। ठीक है, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। वी विल स्टार्ट विद सम वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल्स एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। ठीक है, ऊपर पर समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो just look at this code and tell me what this code is going to do. बड़ा कर दूं क्या, ये दिख रहा है, विजिबल है। सिंपल सा कोड है, देखिए क्या कर रहा है ये। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें पास क्या करा, उसके कंस्ट्रक्टर में पास किया। ध्यान रखिएगा, न्यू स्कैनर का मतलब क्या है, इट्स एन इंस्ट्रक्शन फॉर द JVM to create a new object by calling this constructor which takes one argument, and that one argument is what, system.in, which is the default input stream, that means the keyboard, right?
तो हम स्कैनर को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि आपको स्कैन करना किससे है, आपको डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम से इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम से रीड करना है, विच इज द कीबोर्ड एज ऑफ नाउ। फिर क्या हो रहा है आगे बताइए। लाइन नंबर 10 में मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, लाइन नंबर 10 में इंटर द फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है। 11 में क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेंड को रीड कर रहे हैं, ऑपरेंड का नेचर क्या है, इंट टाइप है, तो नेक्स्ट इंट यूज कर रहे हैं, अगर फ्लोट होता तो नेक्स्ट फ्लोट यूज करते, अगर सिंपली एक स्ट्रिंग होता तो नेक्स्ट यूज करते, राइट। तो यानी अपने आप वो पार्स होकर के इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट होकर के ऑपरेंड 1 में आ जाएगा, इसीलिए इसका रिटर्न, उसके जो ऑपरेंड 1 का जो टाइप है वो क्या है, इंट है, ठीक है, आपको इंट में ही मिल रहा है। फिर मैसेज प्रिंट हो रहा है इंटर द सेकंड ऑपरेंड, फिर क्या हो रहा है, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, दूसरा ऑपरेंड आप ले रहे हैं, उसको ऑपरेंड 2 में डाला आपने, ठीक है। a प्लस बी, अगर इसकी हम बात करें तो a और b ऑपरेंड है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, a b ऑपरेंड है और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। 2 प्लस 5, 2 5 ऑपरेंड है प्लस ऑपरेटर है। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 स्लैश ऑपरेंड 2, यानी ऑपरेंड 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ऑपरेंड 1 को डिवाइड कर रहे हैं ऑपरेंड 2 से, ठीक है। रिजल्ट इनिशियली फ्लोट है, क्योंकि दो इंटीजर का डिवीजन क्या होगा, फ्लोट हो सकता है, इसलिए रिजल्ट जो आपका है वो फ्लोट है जी। ठीक है, तो रिजल्ट हमने इनिशियलाइज करा फ्लोट में, राइट। ऑपरेंड हमारे इंटीजर में है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो फ्लोट में हो सकते हैं, 5/2 क्या हो सकता है, 2.5 हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, राइट। तो जाहिर सी बात है हमने रिजल्ट फ्लोट में लिया, ठीक है, मेक सेंस। नाउ रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, एक ऑपरेशन करा यहाँ पे लाइन नंबर 17 में, दूसरा ऑपरेशन करा लाइन नंबर 19 में, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम नहीं भी करते तो भी चलता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने कर लिया ऐसा। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑपरेंड 1 प्लस 5, अच्छा ये मैंने पूरा नहीं करा है, अच्छा ठीक है, इसका एक लाइन और ऐड कर दे रहे हैं, ये आपने करा है ऑपरेंड 1 प्लस 5, ओके। अब मैसेज से कंपेटेबल हो गया। पहला क्या करा था, ऑपरेंड 1 प्लस 5 को पहला काम किया हमने, राइट, वो यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया, फिर डिवाइडेड बाय ऑपरेंड 2 यहाँ पे कर दिया, फिर पूरे रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन बना दिया मैंने, ठीक है, इसका ये रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद एक काम करते हैं, हम यहाँ प्रिंट भी कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑपरेंड 1 प्लस 5 इक्वल टू, क्या करें बताइए, प्लस लगाए, कॉन्केटिनेट करना है, राइट, ठीक है, दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, ना भी दीजिए तो भी कोई बात नहीं, इक्वल टू बाद फॉरन ऑपरेंड की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये क्या हो रहा है, ऑपरेंड 1 बाई ऑपरेंड 2 हो रहा है, राइट, ऑपरेंड 1 डिवाइडेड बाई ऑपरेंड, ठीक है, हर हर मतलब कैलकुलेशन के बाद, हाँ यहाँ पे हम क्या डालेंगे, रिजल्ट डालेंगे, राइट। फाइन, क्लियर है।
गैस कुछ कोड में कोई दिक्कत है देख लीजिए, समझ लीजिए अभी से। So 11:46, let's take the attendance. And while we are taking the attendance, आप में से एक आ जाइए और इस प्रोग्राम को रन करके टेस्ट करिए। ठीक है, कौन आएगा? आज कोई और जो टाइम वेस्ट हो 12:30 से तुम्हें मूवी हम लोग को कहाँ क्या इवेंट करने का एक्सप्लेन करना है एमसी है 001 यस सर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 yes sir 26 27 28 29 30 31 32 33 34 yes sir 35 36 37 38 yes sir 39 40 yes sir 41 42 43 yes sir 44 45 46 प्रेजेंट सर। 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 yes sir 59 मैं एक बार जिन्हें प्रेजेंट लगाया है थोड़ा सा एडिट करना ठीक है बॉक्स चेक करने के लिए ये लोग प्रेजेंट लगाया है रोल नंबर 1 प्रेजेंट रोल नंबर 10 11 12 14 15 16 20 25 yes रिपीट कर रहा हूँ जिनको प्रेजेंट लगाया है अगर आपको नहीं आ रहा है तब ये बताइएगा 26 30 32 33 35 34 sorry not 30 34 and 35 then 38 39 40 42 45 सर 43 45 तो बोल रहा हूँ ना हाँ जिनका लगा उन्हीं को बोल रहा हूँ सर जी 43 43 बोला 43 है 44 नहीं है 45 है 46 47 48 and then you have got 54 then 56 56 and then 60 that's it ये लोग अभी हैं उनकी बात कर रहे हैं क्या अभी लोग जो लोग इंटर करें पहले क्या है क्या नाम है 57 उसमें लगी है 59 लगी है बोला भी अभी लास्ट में बोला इसमें लगी है चौथे वाली इसके बोल इसके ऊपर है 40 40 बोला ठीक है अभी कितने लोग आए पढ़े गए जो अभी जस्ट आए जिनको नहीं लगी है आप तीन का है जल्दी आ जाओ
अगर मेरा से लगा दे रहा हूँ 14 49 आप ऐसी मैच में मुझे नहीं लगेगी, ठीक है। अब ऐसी मैच होती है अब ये बता यार नाम बता दीजिए रोल नंबर 3 ऐसा आपका टोटल टीम टारगेट हो जाता है वो तो प्रॉब्लम की बात है और बताइए रोल नंबर 1 आपने टीम एंड कोड का नहीं होगा कोड जी बताए देखिए ये कोड इन्होंने रन किया, ये आउटपुट है आपका। फर्स्ट ऑपरेंड इन्होंने एंटर करा 5, सेकंड ऑपरेंड एंटर करा 2, ऑपरेंड 1 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, राइट। ऑपरेंड 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 5, बिकॉज रिजल्ट इज 5 इज इन फ्लोट, so it's showing 5.0 5.0, so result of the expression is multiplied, everything multiplied by 2 is 10। सही चल रहा है, प्रोग्राम सही चल रहा है। अब आप इनपुट को अब की बार दोबारा रन करते हैं और इनपुट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज इट, अपने आप आ जाएगा ये फिर, ठीक है। दोबारा से रन कर रहे हैं हम इसको। इंटर द फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है, क्या डाले बताइए 5, सेम। इंटर द सेकंड ऑपरेंड, अब की बार अपनी चॉइस से डालूंगा मैं 0। अब क्या आउटपुट आएगा, ऑपरेंड + 5, ये जो इंस्ट्रक्शन था इक्वल टू 10 प्रिंट कर रहा है, राइट। उसके बाद क्या आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है। अब 10 को डिवाइड करना है ऑपरेंड 2 से, which is 0, which is divide by 0। डिवाइड बाय 0 में क्या आ रहा है कि ये आपको एक्सेप्शन मिल रहा है java.lang.arithmetic_exception/divide by 0। ये एक्सेप्शन का नाम बता रहा है, which is a class, which is the instance of a class, not class but instance of a class। नाम जो बता रहा है that is the name of the class। इसका मतलब एक समझ में बात आई कि जावा में एक्सेप्शन भी जो होता है वो क्या होता है, दैट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। सी प्लस प्लस में क्या था, यू कैन हैव एनीथिंग एज एन एक्सेप्शन, आप नंबर को, कैरेक्टर को, किसी भी चीज को एज एक्सेप्शन ट्रीट कर सकते थे। बट इन जावा व्हेन यू हैव एक्सेप्शन दैट मींस इट्स ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कंप्लीट रीजंस वगैरह भी दे रहा है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ प्रॉब्लम को ही इनकैप्सुलेट नहीं कर रहा है, बल्कि इनकैप्सुलेट ही तो करता है ऑब्जेक्ट, राइट, है ना। प्रॉब्लम को इनकैप्सुलेट नहीं कर रहा है, उसके रीजंस और बहुत सारी अदर दूसरी चीजों को भी, इंफॉर्मेशन को भी इनकैप्सुलेट कर रहा है, ठीक है। So just remember in Java exception means it's a object that is being thrown, ध्यान दें, it's an object that is being thrown at the runtime by the JVM। बात समझ में आ रही है। जावा वर्चुअल मशीन आपके प्रोग्राम को रन कर रहा है, तो जब उसको प्रॉब्लम मिली तो उसने क्या करा, जिस तरह की प्रॉब्लम है उस टाइप की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और आपको वापस दे दिया। दैट इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन। यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन की नेचर की थी, यानी ये जो पार्टिकुलर क्लास है इस तरह की प्रॉब्लम को डील करती है या इन कैप्चर करती है, रादर आई विल से, नॉट डील, इट कैप्चर्स इट, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जेवीएम ने आपको दे दिया along with the reason that you are trying to divide by 0, right, which should not be done। और किस लाइन से एक्सेप्शन आ रहा है ये बोल रहा है, तो दिस इज अ स्टैक ट्रेस। अगर ये बहुत लंबी भी हो जाएगी ना, कई बार होता है बहुत लंबी हो जाती है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टैक ट्रेस। इसको बोलते हैं स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस क्यों बोलते हैं,
देखिए नीचे क्या बता रहा है, एक लाइन नंबर के साथ बता रहा है कि किस प्रोग्राम से कॉल आई है, उसके ऊपर एक्सेप्शन बता रहा है। अगर आप ऐसा समझे कि मल्टीपल एक मेथड से दूसरे मेथड में कॉल आ रही होती, दूसरे मेथड से तीसरे मेथड में कॉल आ रही होती, फाइनली वहां से एरर आ रही होती, तो पूरी जो मेथड की एक एक लाइन है सबकी पूरी लिस्ट क्या दिखा रहा होता। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स, द फर्स्ट कॉल टू द लास्ट जिसने एरर थ्रो करा है। तो दैट्स व्हाट इट्स अ स्टैक, एक के ऊपर चीज जमा होती जा रही है ना। पहला एक मेथड था, उससे आपने एक लाइन को कॉल करा, तो उस लाइन नंबर से उसको दिखाएगा पहले, उसके ऊपर वो कॉल दूसरे मेथड में गया जिसकी लाइन पे प्रॉब्लम आई, उसके लाइन को दिखाएगा उसके ऊपर, फिर उससे अगर कहीं और गया तो उस लाइन को दिखाएगा। ठीक है, इस तरह एक के बाद एक फाइनल सोर्स तक आपको एक्सेप्शन तक दिखाएगा प्रॉब्लम हुई क्या है। तो ये स्टैक के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर वो इकट्ठा करता जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू आर सीइंग इज अ स्टैक ट्रेस। क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 20 पे, इस पर क्लिक कर लीजिए, अपने आप आपको लेते जाएगा प्रोग्राम में। मैं छोटा कर देता हूँ तभी सही होगा। देखिए ले आए यहाँ पर ना, इस लाइन में एरर आ रही है ना, इस लाइन में एक्सेप्शन आ रही है, राधा इस लाइन में एक्सेप्शन आ रही है, तो इससे पहले कि ये लाइन इसे प्रिंट करा है, राइट, यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो उसने एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया। क्या उसके बाद का स्टेटमेंट नंबर 22 और स्टेटमेंट नंबर 25 प्रिंट हुआ है क्या? नहीं प्रिंट हुआ है। इसका मतलब प्रोग्राम आपका एब्रप्टली टर्मिनेट हो गया। तो जिस जगह एक्सेप्शन आया उस जगह उस लाइन वो लाइन एक्सिक्यूट नहीं हो पाई आपकी, यानी लाइन नंबर 20 एक्सिक्यूट नहीं हो पाई। जब लाइन नंबर 20 नहीं एक्सिक्यूट हो पाई तो उसकी आपको रीजन आपको बता दिया जेवीएम ने, लेकिन जेवीएम ने रीजन बताने के साथ आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट भी कर दिया एब्रप्टली। सो व्हाट इज एन एक्सेप्शन? Any abnormal situation which can result in abrupt termination of the execution flow. ठीक है, क्लियर है अब? तो यहीं पे टर्मिनेट हो गया, आगे का एक्सक्यूशन नहीं हुआ, राइट। अब हम क्या कर सकते थे कि ये जो लाइन है, इस लाइन में एरर हमको दिख रही है, राइट। अब इस लाइन में हम क्या कर सकते थे कि इसको प्रॉब्लम को हम हैंडल करना चाहते हैं। जैसे आपको बताया कि डाटाबेस में कंट्रोल जा रहा है आपके सर्वर पे, जो पहला एग्जांपल मैंने दिया था, वहाँ पे डाटाबेस सर्वर आपका पार्टिकुलर जो है वो डाउन है, तो कंट्रोल उसके एक डुप्लीकेट डाटाबेस सर्वर के पास जाना चाहिए, है ना। तो वो कैसे आप वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो कैसे उसको आप बताएंगे, ठीक है, कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, या उसको सिंपल टर्म में कहते हैं कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो द मैकेनिज्म which rectifies the problem that is occurred because of an exception is called as exception handling. उसको आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, राइट। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने C++ से पढ़ना शुरू करा होगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पढ़ना शुरू करा होगा, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम आप कोड लिख रहे होते कहाँ पर, C लैंग्वेज में, तो वहां पे इसको कैसे आप हैंडल करते? C इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें एक्सेप्शन का कंसेप्ट भी नहीं है, ठीक है। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होने के लिए उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होनी चाहिए, बट दैट्स अ नॉर्म, ठीक है। तो अगर सी में आपको हैंडल करना होता तो आप कैसे हैंडल करते? एनीवन प्लीज? है ट्राई कैच नहीं करेंगे, हैं? सिंपली आप क्या करते हैं, आप इस लाइन नंबर 20 को रन करने से पहले आप एक कंडीशन लगाते हैं, इफ डिफेंसिव हो जाते हैं आप, ऑपरेंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में इस लाइन को एक्सिक्यूट करो, वरना नहीं करो। अब क्योंकि कर्ली बेसिस नहीं है तो एक ही लाइन एक्सिक्यूट होगी, राइट। उसके बाद का अपना नॉर्मल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। आप रन करके देख लो, पहला आपने 5 दिया था, दूसरे को 0 दिया, रिजल्ट क्या आया? आपने यूजर को स्टैक ट्रेस यानी ब्लू स्क्रीन देखने से बचा लिया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया आपने, अभी भी सॉल्यूशन अभी भी नहीं दिया, राइट। सॉल्यूशन क्या होता? सॉल्यूशन तब होता है जब ऑपरेंड 2 की वैल्यू 0 से कुछ और हो जाती, राइट। तो अगर इसके बाद अगर आप चाहते और हैंडल करना तो आप कहते एल्स ऑपरेंड
2 इज इक्वल टू, आप असाइन कर दीजिए, कोई एक वैल्यू असाइन कर दीजिए। अब इसको लेकर के ऑपरेशन हो जाएगा, राइट। सेव नहीं हुआ है, ओके, सेव नहीं हुआ है। दोबारा उसको ऑपरेंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तब तो ये हो रहा है, अदरवाइज इफ एल्स इफ ऑपरेंड, अच्छा इसको भी तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, ये इस कंडीशन में गया ही नहीं ना उस कंडीशन में, तो ये लाइन नंबर 20 तो एक्सिक्यूट ही नहीं हुई। अब उस लाइन नंबर 20 को एक्सिक्यूट करने के लिए आपको इफ ऑपरेंड 2 इज इक्वल टू एल्स इफ लगा लीजिए दोबारा से, है ना, ऑपरेंड 2 इज इक्वल टू, या एल्स ही अगर लगाए तो सिंपली, हाँ इसके अंदर लिख लीजिए, एल्स के अंदर लिख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा मेसी हो गया, ऑपरेंड 2 इक्वल टू 2, ठीक है, ये कर दिया आपने, राइट। अब चेंज होना चाहिए और दोबारा से वो ऑपरेशन भी दोबारा से रन करेगा, क्योंकि पहले वाले में जब 0 आपने दिया तो इस लाइन नंबर 20 को एक्सिक्यूट ही नहीं करेगा, राइट। देखो भाई कोड समझ लो अच्छे से, इफ ऑपरेंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, उस कंडीशन में तो डिवाइड करेगा, आगे बढ़ जाएगा कोड। अगर 0 हो रहा है तो फिर वो डिवाइड करेगा तो एक्सेप्शन आ जाएगा आपका, है ना। तो आपने क्या करा, प्री डिफेंसिव होकर के आपने क्या करा कि ऑपरेंड 2 को एक दूसरी वैल्यू दे दी, जो कि मिनिमम एक इवन नंबर की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू, अब ऑपरेंड 1 बाई ऑपरेंड 2 आप कर रहे हैं, या 1 भी दे सकते थे इसको आप, ऑपरेंड 2 को। अब फिर आप प्रोसीड कर जाएंगे। अब आपका कोड एक अल्टरनेटिव पाथ पे चल गया, यानी आपने एक बिजनेस रूल बना लिया कि अगर कोई ऑपरेंड 2 को कोई गलत वैल्यू दे देता है तो बाय डिफॉल्ट उसको 2 मान लेंगे, हाफ कर लेंगे, ये आपका बिजनेस रूल हो गया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब आपका कोड काम कर रहा है, राइट, सही है। तो ये तो तरीका होता है अगर आप प्रोसीजर लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं, बट वी हैव अ बेटर सिचुएशन, वी आर वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो वी वोंट वर्क विद दिस कोड, रादर इसको मैं सोर्स को कमेंट में डाल दे रहा हूँ, कमेंट, कमेंट, ठीक है। ये लाइन वापस से यहाँ लिख दिया, इक्वल टू, ठीक है। अब लाइन नंबर 19 में एक्सेप्शन आ रही थी, राइट, है ना, इसी में आती ना। अब इसको हम हैंडल करेंगे the way we used to handle in object oriented programming and especially Java. So this is the code which is going to give us the problem. So we are going to try this code, try running this code, ठीक है। आप इसको ट्राई कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक, इसका मतलब क्या हुआ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड है उतना कोड आप ट्राई करने जा रहे हैं रन करने के लिए, कि पॉसिबिलिटी है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप रन करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी अगर प्रॉब्लम की होगी यानी प्रॉब्लम आएगी, तब आप कुछ उसका सॉल्यूशन देंगे, जो सॉल्यूशन देंगे दैट इज हैंडलिंग, ठीक है। और वो हैंडलिंग आप लगाएंगे, यहाँ पे कहेंगे आप वो प्रॉब्लम हो रही है तो कैच दैट प्रॉब्लम, कैच, and then you will have a curly braces to mitigate that problem, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कोड लिखेंगे, जो आपने else ब्लॉक में लिखा था, राइट। ठीक है, ये कोड आपने, हाँ अभी दिक्कत है। अब क्वेश्चन ये हुआ कि आपने इस लाइन से क्या समझे, लाइन नंबर 20 से लाइन नंबर 22 के भी जो कर्ली ब्रेसेस में, ये आप कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू ट्राई दिस कोड विच इज अ वनरेबल कोड, विच इज अ वनरेबल कोड, ठीक है, दैट में हैव प्रॉब्लम, ठीक है। इस वनरेबल कोड को आप हैंडल करना चाहते हैं। जब हैंडल करेंगे तो क्या करेंगे, जब प्रॉब्लम अगर हो गई, प्रॉब्लम नहीं हुई तब कोई बात नहीं, तब ये कोड चल जाएगा और इसके बाद कैश ब्लॉक में नहीं आएगा, आगे बढ़ जाएगा, लाइन नंबर 32 पे आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं हुई तो, ठीक है।
ये जो कैच ब्लॉक है ये क्या है, ये एक अल्टरनेटिव पाथ है टू हैंडल द प्रॉब्लम। ठीक है, इस अल्टरनेटिव पाथ में तब आएगा जब ये प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या थी, ऑपरेंड टू 0 था, यानी डिवाइड बाय 0 की प्रॉब्लम थी आपकी, उस कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और उस कंडीशन में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेंड 2 को आप बाय डिफॉल्ट 2 वैल्यू दे देंगे, फिर रिजल्ट आप जो ये कैलकुलेट होने से रह गया था उसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे एज यूजुअल। तो प्रोग्राम आपका एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा आप किस प्रॉब्लम को आप कैच कर रहे हैं, यानी किस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम का नाम क्या था, java.lang.arithmetic java.lang. ये वाला था, ठीक है। क्योंकि ये java.lang पैकेज में है तो हमें इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधी हम इसको लिख सकते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। और इसको इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने e या ex के नाम से। this class is in the package java.lang package. So java.lang is the only package which doesn't require to be imported, like system class, like string class, all these are part of the java.lang package. Scanner class is the part of the java.util package. So if we use the scanner class, then in that case, for example, this is the scanner class that we have used. In that case, we have to put an import. Anything which is not in java.lang package, we have to put an import for that. ठीक है, clear है ये बात। तो try is something which is going to have the code which might be a problematic code, ठीक है, which might be vulnerable code, and then catch is that block which is going to give you an alternate situation, or rather handle that problematic situation, so that your program should not terminate abruptly। ठीक है, करेक्ट। सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, राइट। सो दिस इज मोर लाइक अ मेथड कॉल, जैसे कि कोई मेथड में आप पैरामीटर पास करते हैं ना, पैरामीटर दिखते हैं, वैसे ही है कि कैच आपने लगाया और साथ में क्या करा, एक क्लास का नाम दिया, दैट इज द नेम ऑफ द प्रॉब्लम एक्चुअली, एंड एवरी प्रॉब्लम दैट मींस एक्सेप्शन is nothing but a class, and when it is thrown, or when it occurs, then it's an object of that particular class। तो जैसे आपने कहा string s, so s is a reference variable that is going to capture the address of the real object, ठीक है। Similarly ex is the reference variable which is going to capture the object of the type arithmetic exception if it occurs, ठीक है। So that if you want to investigate further that what is the reason, then you can probably get into it and look into it, ठीक है। उसका यूज ये भी देख लेंगे, ठीक है। So now with this we assume that our problem will be solved। So let's try। इसके अंदर एक काम करते हैं, let's put some print statement so that we know where the code is going, right। system.out.println, so in try block, ठीक है, in catch block, फाइन। पहले नॉर्मली रन करके देखते हैं। इंटर द फर्स्ट ऑपरेंड से 5, इंटर द सेकेंड ऑपरेंड से 4, राइट। अभी देखिए ऑपरेंड प्लस 5 प्लस 5 10 हो गया। इन द ट्राई ब्लॉक में आ रहा है क्योंकि वहां उसको डिवीजन ऑपरेशन करना है, राइट। हाँ, 10 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 4 है। क्यों ऐसा हुआ, ओह यहाँ पे हमने सिंपली देखी, ये रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो ये प्रिंट कर रहे हैं हम। रिजल्ट क्या है आपका, फ्लोट है ऑपरेंड 1। बताओ क्यों होगा, बताओ आप ही लोग बताओ, आप ही बताओ। रिजल्ट तो फ्लोट है लेकिन जो एक्सप्रेशन इवेल्यूएट हो रहा है वो तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर हो रहा है ना। कैसे सही करें इसको, बताओ सही कैसे करें।
ऐसे करेंगे तो होगा क्या? ऐसे करने से होगा? कैसे करते हैं बताओ? एक एक करेंगे राइट? हर एक को अकेले अकेले चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करें इसको? फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। लेट्स सी, क्या पहले दिया था? 5 दिया था, फिर 4 दिया था राइट? अब 2.5 आ रहा है राइट? भाई एक्सप्रेशन तो इंटीजर लेके कैलकुलेट हुआ था ना, भले ही आपका रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट था तो 2.0 दिखा रहा था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आया तो 2 ही था ना, ठीक है। तो आपने देखा कि कैश ब्लॉक पे इंटर नहीं किया, कैश ब्लॉक वाला मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने सेकंड ऑपरेंड को 0 नहीं दिया था। लेट्स ट्राई विद द 0 एज अ सेकंड ऑपरेंड। 5 सेकंड ऑपरेंड आपने 0 दिया। अब क्या क्या प्रिंट होगा जरा गेस करिए। सबसे पहले ट्राई में जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले प्रिंट करेगा ऑपरेंड, पहले ऑपरेंड +5 प्रिंट करेगा राइट, यानी 5 + 5 10 हो जाएगा वो। फिर ट्राई में जाएगा, ट्राई वाला मैसेज प्रिंट करेगा, इन ट्राई ब्लॉक प्रिंट करेगा राइट, राइट। इस ट्राई से एक्सेप्शन थ्रो होगा, इस ट्राई से एक्सेप्शन थ्रो होगा। अगर ये ट्राई और कैश ब्लॉक नहीं होता तो आपको स्टैक ट्रेस दिखता, दैट मींस ब्लू स्क्रीन राइट। वो नहीं दिखेगी, कंट्रोल कहाँ जाएगा? क्योंकि ये प्रॉब्लम का नेचर जो है क्या है, प्रॉब्लम का जो नेचर है वो क्या है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो ये मैच हो जाएगा इस कैश ब्लॉक से, मैच हो गया। जब इससे मैच हो जाएगा तो इस ब्लॉक में अंदर आ जाएगा, फिर प्रिंट होगा इन कैश ब्लॉक। फिर क्या होगा? ऑपरेंड की वैल्यू 2 इनिशियलाइज हो जाएगी, 0 से 2 हो गई, चेंज हो गई। अब क्या करें? रिजल्ट इज इक्वल टू ऑपरेंड 1/2 यानी 10/2 डिवाइड होगा, तो आपको 5 आउटपुट मिलना चाहिए एज अ रिजल्ट, है ना? लेट्स सी। इन्फिनिटी तब होता है जब 0 से ही डिवाइड होता है इन ट्राई ब्लॉक। ऑपरेंड 1 बाई ऑपरेंड 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एक मिनट, क्या कराया था समझने दीजिए। कंट्रोल देखिए। अच्छा एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा एक टूल और देख लेते हैं, लगे या तो जब सीख रहे हैं ना, लेट्स ट्राई टू डिबग इट। डिबग करने का तरीका एक तो ये होता है कि हम जगह जगह सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करके हर वैल्यू को चेक करें कि भाई उस वेरिएबल में अंदर क्या वैल्यू जा रही है, और उससे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें कोई गलत वैल्यू तो नहीं आ रही है जो हम मिस कर रहे हैं राइट। एक तो ये तरीका होता है। एक ये होता है हम डिबग, इसमें एक टूल आता है, हर स्मार्ट आईडी में होता है, सारे ही आईडी मिलेगा आपको। तो एक में आप सीख रहे हैं तो वो चीज़ किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करें आपको रेप्लिकेट हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू नॉट रन एज अ जावा एप्लीकेशन जो अब तक हम करते थे, बट रादर डीबग एज अ जावा एप्लीकेशन। But before that, we have to put certain, you know, break point. ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे ब्लू लाइन, इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। इस पर राइट क्लिक करूंगा तो जो पहला ऑप्शन आएगा टॉगल ब्रेक पॉइंट आएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक गोला बन के आ जाएगा राइट, छोटा सा। यानी इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेक पॉइंट है, यानी प्रोग्राम आपका रन करेगा तो इस लाइन के एक्सिक्यूट होने से पहले इस लाइन पे आके रुक जाएगा। जब आप कहेंगे तो एक्सिक्यूट होगा, और जब एक्सिक्यूट होगा तो आप एक एक वेरिएबल के अंदर क्या चीज जा रही है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, अभी मुझे खुद भी नहीं पता क्या प्रॉब्लम आई है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेट्स नॉट रन एज जावा एप्लीकेशन बट डिबग एज जावा एप्लीकेशन। डिबग एज में जाना पड़ेगा आपको एज अ जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे भी आपको दिखेगा, कहाँ है बटन, दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिख नहीं रहा है मुझे, यही भी कहीं होना चाहिए था। आपको दिख रहा है क्या? चलिए छोड़िए। अच्छा इस ये हाँ ये सॉरी डिबग, ठीक है। ये बटन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, इसको रन करिए आप। ये आपको बोलेगा कि दिस काइंड ऑफ लॉन्च इज कॉन्फ़िगर्ड टू ओपन द डिबग पर्सपेक्टिव। अभी तक आप जावा पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे थे, जावा डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे, अब ये पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है डिबग में, तो आप इसको बोलेंगे स्विच टू डिबग पर्सपेक्टिव। आ गया इस पर, ठीक है। अब देखिए यही लाइन आगे हरी हुई है जिसपे आपने यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा रखा था राइट। जब ये हरी हुई है तो क्या दिख रहा है आपको? इससे पहले वाला आउटपुट आपको यहाँ पे कंसोल में दिख रहा है।
यानी लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हो चुकी है, लाइन नंबर 11 आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 11 आपके लिए वेट कर रहा है। इससे पहले क्या क्या ऑब्जेक्ट बने थे, स्कैन नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मतलब रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है। इसके अंदर ये देखिए, आप ड्रॉप डाउन से आप देख करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये सारे वेरिएबल्स है इसके, रेड मतलब प्राइवेट वेरिएबल्स है, ये सारे प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, देख रहे हैं आप, ये सब दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। और खैर स्कैनर से मुझे कोई खास मतलब नहीं है, अब इस लाइन से मुझे आगे बढ़ना है, तो क्या करूंगा मैं, F6 बटन प्रेस करूंगा। अक्सर आपके लैपटॉप में फंक्शन की दबा के F6 बटन प्रेस होगा, तो एक एक लाइन आप आगे बढ़ेंगे। हर बार F1 प्लस F6 करूंगा तो एक लाइन आप आगे बढ़ेंगे, एक लाइन एक्सिक्यूट होगी, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन आ जाता है और फंक्शन के अंदर आप जाना चाहते हैं तो F1 प्लस F5 प्रेस करिएगा तो फंक्शन की पहली लाइन पे चला जाएगा। अदरवाइज F6 कर देंगे तो फंक्शन को एक्सिक्यूट करके डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फंक्शन कॉल को एक्सिक्यूट करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो अगर अंदर जाना है तो F1 प्लस F5 करेंगे फंक्शन में, यहाँ फंक्शन का मतलब नहीं है, यहाँ स्टेटमेंट है, राइट। तो आई विल जस्ट से F1 प्लस F1 प्लस F6 और F6 सब होता है, राइट। परमिशन नहीं दी है क्या मैंने, ओके, ये अलाउ एक्सेस करना पड़ेगा आपको। प्लस F6 आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो पहले इस लाइन का इनपुट को लेगा ना। अच्छा इनपुट मांग रहा है, राइट, हाँ वो इनपुट ही मांग रहा है इनफैक्ट, मैंने 5 दे दिया इसको, तभी आगे बढ़ा। इनपुट मांग रहा था इसलिए वेट कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इनपुट मांग रहा था इसलिए वेट कर रहा था, राइट, आपने सही कहा इन्होंने, जैसे ही मैंने इनपुट दिया वो आगे बढ़ गया, ठीक है। तो वो उसने जो लिया था वो आपने इनपुट करा, फिर अगली लाइन क्या कर रहा है, ऑपरेंड इस मैसेज को प्रिंट करेगा, इंटर द सेकंड ऑपरेंड। लेकिन उससे पहले आप देखो ऑपरेंड 1 के अंदर इनपुट जा चुका है, राइट। अगर उसमें आप देखना चाहिए तो ये देखिए ऑपरेंड 1 के अंदर 5 आपको दिख रहा है, राइट, इधर दिख रहा है। ये आर्गस क्या है, ये कौन सा है, ये वाला है, राइट। हमने उसका प्रोग्राम शुरू में देखा होगा कमांड लाइन आर्गुमेंट का। अगर इसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू हम इसको कॉल करते तो यहाँ पे हमको क्या दिखता, जितने भी आर्गुमेंट हम पास करते वो सारे दिखते, ठीक है। एक लिस्ट सॉर्ट करने के लिए भेजते, या एक लिस्ट अरे सेंड करते जिसमें नंबर को ऐड करना है, फॉर लूप चला के आप ऐड कर लें, तो वो सब पूरा आपको अरे यहाँ पे दिखता, राइट। लेकिन अभी चूंकि ये डायरेक्टली कॉल हुआ है, ये एम्प्टी आपके पास अरे आ रही है। अब फंक्शन प्लस F6 अगली लाइन पे जाते हैं, मैसेज आपका लाइन नंबर 12 वाला प्रिंट हो गया है, लाइन नंबर 13 अभी एक्सिक्यूट नहीं हुई है। जब लाइन नंबर 13 को हम एक्सिक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो उस लाइन से तो आगे हट गया, लेकिन अगला हाईलाइट नहीं हुआ, अगला हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि ये वेट कर रहा है आपके इनपुट का, ठीक है। बताइए अब इसको क्या दें, हम 0 दें, क्योंकि 0 में प्रॉब्लम आ रही थी, 0 हम दे देते हैं, ठीक है। ऑपरेंड 1 0 पहुंच गया आपका, राइट, ऑपरेंड 1 5 है। फिर फंक्शन प्लस F6 आगे बढ़ रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू 0.0 आ गया, ठीक है। सारे आप चीजें देख रहे हैं। जो डिबग टूल है ये सिर्फ डिबग करने में काम नहीं आता है। अगर कोई प्रोग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेथड से एक मेथड से दूसरे मेथड में कॉल जा रहा है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो हर वेरिएबल के अंदर क्या जा रहा है, जैसे आप सॉर्टिंग कर रहे हैं, राइट, सॉर्टिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, क्विक सॉर्ट कर रहे हैं, तो क्विक सॉर्ट में आपको देखना पड़ेगा ना किस वेरिएबल में कैसे डिवाइड हो रहा है, अरे अरे डिवाइड हुआ तो इस अरे में क्या आ रहा है, उस अरे में क्या जा रहा है, कौन सा पार्टीशन आप चूज कर रहे हैं, इससे करते हैं ना आप, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखने के लिए अगर आपको करना है तो उसके लिए भी आप इस तरह के डिबग टूल को यूज कर सकते हैं। आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा और आप मतलब जो टेबल पेपर में लिख करके जो आप काम करते थे ना वो आपको रन करते वक्त यहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो को भी समझने के लिए डिबग टूल आप यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट लाइन ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 प्लस 5 होगा, अभी ऑपरेंड 1 5 था आपका, नेक्स्ट लाइन पे हम गए तो ऑपरेंड 1 10 हो गया। नाउ वी आर गेटिंग इनटू द ट्राई ब्लॉक, सॉरी F5 दबा दिया था मैंने, वी आर गेटिंग इनटू द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक में इन ट्राई ब्लॉक पहले प्रिंट होगा, ये लाइन प्रिंट हो गई, अब ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा, राइट। आपने कैच ब्लॉक में आप आए, ठीक है,
ओके, ट्राई ब्लॉक एक्चुअली रन किया है, इसलिए इसने देखिए रिजल्ट आपका इन्फिनिटी अभी इनिशियलाइज हो गया 0 से, तो यानी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। ऑल्दो ये कैश ब्लॉक में आया है, लेकिन इसने चूंकि कैश ब्लॉक में आया है, इसने इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं किया, बल्कि एग्जीक्यूट हुआ ये, और जो वैल्यू उसमें आई, एक्सेप्शन आपको दिख जाएगा अगर आप इसको हैंडल ना करें तो, लेकिन उसके रिजल्ट के अंदर वैल्यू जो गई वो क्या गई, इन्फिनिटी गई। ठीक है, जो वैल्यू गई वो इन्फिनिटी गई। अब आपको क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, fn प्लस f6 आगे बढ़ रहे हैं इन कैश ब्लॉक को इसने स्किप कर दिया, कैश ब्लॉक में एंटर नहीं किया। एरर दूसरी आ रही है, इस वजह से उसने ट्राई को एरर नहीं माना, अर्थमेटिक एरर नहीं थी। अर्थमेटिक वो एक्सेप्शन का नाम क्या था, अर्थमेटिक था क्या, कुछ और था? अर्थमेटिक एक्सेप्शन था। सर, एक काम करो, अर्थमेटिक से हटा के एक्सेप्शन डाल दे तो वो नहीं वो अभी नहीं करना है, वो गलत तरीका होगा। ठीक है, इसमें एंटर क्यों नहीं किया है, आप ऐसे कर लीजिए, एक्सेप्शन तो यहाँ शो नहीं कर रहा है, राइट। ओके, जस्ट सेकंड, मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कहाँ चला गया? एक मिनट के लिए मैं इसको पूरा का पूरा कमेंट में डाल रहा हूँ, कमेंट। ठीक है, अभी बिना ट्राई कैच किया, राइट, जस्ट रन इट। ओ अभी देखो एरर अभी आएगी, कमाल देखना, अभी एक्सेप्शन अभी चला गया था ना, यानी हमारे ट्राई कैच ब्लॉक लगाने में गलती नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ पे है। अब इसने देखो क्या कुछ करा है खेल, अभी देखो, लेट्स सी। पहले हमने कास्टिंग कर ली, तो किसी तरह से ये फ्लोट पॉइंट जब हम कर रहे हैं उसको, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को वो इन्फिनिटी में, जब फ्लोटिंग पॉइंट में जो डिवाइड बाई जीरो एरर कर रहा है, तो जीरो नहीं बल्कि जीरो बाई जीरो कर रहा है। और किसी तरह से इन्होंने, चाहे ये जेवीएम का बग हो कि इंटीजर में ऐसा नहीं कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में ऐसा कर रहा है, और व्हाट आई डोंट नो। ठीक है, इसको रेस करके हम पता कर सकते हैं उनकी टीम से। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस कंडीशन में इसको एक्सेप्शन थ्रो ना करके बल्कि एक इन्फिनिटी वैल्यू असाइन कर दे रहा है। जिन लोगों को समझ में आई होगी वो समझ गए होंगे ना, दिस इज समथिंग वी हैव एनकाउंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी खुद समझना पड़ा क्या हो रहा है, लेकिन देयर इज एक डिस्क्रिमिनेशन। ये जो आपका जो जावा की जो कोड है वो फिलहाल डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि अगर इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड बाय जीरो, जो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है उसी कंडीशन में थ्रो हो रहा है। अगर फ्लोट से फ्लोट को डिवाइड कर रहे हैं, जीरो की जगह 0.0 है, तो वो एक्सेप्शन ना थ्रो करके इन्फिनिटी असाइन कर दे रहा है, विच इज एक्चुअली राइट। डिवाइड बाय जीरो का मतलब ही इन्फिनिटी होता है, अगर आप किसी नंबर को जीरो डिवाइड करें तो इसका मतलब इन्फिनिटी है वो, लॉजिकली, राइट। हाँ, तो उस कंडीशन में तो वो नहीं कर रहा है, लेकिन अदरवाइज ये कर रहा है। So for our experiment purpose, we will go with the integer division operation only, but just know that, ठीक है, ये जावा वालों की कुछ प्रॉब्लम है, उनको अगर कोई रिपोर्ट करना चाहे तो रिपोर्ट करे टिकट रेस करके, तो आई थिंक दे विल आंसर क्या रीजन है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना ये जो हमने लगाया था इसको हटा देते हैं, अब ट्राई करते हैं। सर, आपका जावा वर्जन कौन सा है? ये 20 है। नहीं, ये प्रॉब्लम पहले से है, मतलब इन्फिनिटी में जो डालते हैं ना, ये प्रॉब्लम, ये चीज़ है, मैंने एक बार पहले भी देखा इन्फिनिटी डाला है, लेकिन तब मैंने नोटिस नहीं किया कि दोनों चीज़ों को कंपेटिव नोटिस नहीं किया था कभी, मैंने एक साथ नोटिस नहीं किया था। ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये उन्होंने
फ्लोटिंग के लिए एक वो डाला होगा, लेकिन फिर वो चीज़ या तो कोई इसका रीज़न होना चाहिए कि दोनों को अलग-अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, कोई मैथमेटिकल रीज़न हो या कोई और रीज़न हो, दे बेटर नो, और मे बी हो सकता है भूल ही गए हो भाई वो भी तो डेवलपर ही है हमारे तुम्हारे जैसे, ठीक है? फाइन, एक बार दोबारा से डिबग करके देखें। क्या आ गया? 5 ठीक है, 0 नेक्स्ट लाइन अभी नहीं हुआ है, Let's fix। अब हम 0 डाल दें, 0 अब आ रहा है रिजल्ट आपका फ्लोटिंग पॉइंट, रिजल्ट 0 हो गया, ऑपरेंड ऑपरेंड 10 हो गया, ऑपरेंड 1 10 हो गया, फिर आपने प्रिंट कर दिया उसको, प्रिंट करने के बाद अब आप ट्राई में आ रहे हैं, इन ट्राई ब्लॉक प्रिंट होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 प्लस डिवाइड बाई ऑपरेंड 2, ठीक है? अब ये आएगा कैच में, है ना? अब कैच में इंटर होना चाहिए, कैच में देखिए पहली लाइन में इंटर हो गया, है ना? ये प्रिंट कर रहा है इसको, इससे प्रिंट करा इन कैच ब्लॉक, राइट? ठीक है, अब रीइनिशियलाइज करेंगे ऑपरेंड 2 इज इक्वल टू 2 से, और साथ में रिजल्ट आपको चलेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 5 हो गया, राइट? 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया, फाइन। सिस्टम डॉट प्रिंटर ऑपरेशन यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो गया, अब दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल रिजल्ट जो होगा आपका वो विच इज एक्चुअली 10, वो प्रिंट हो गया, राइट? फिर स्कैन, चूंकि स्कैनर क्लास का इंस्टेंस था जो कि स्ट्रीम से कनेक्ट होता था, इट्स अ रिसोर्स, सो यू हैव टू क्लोज दैट रिसोर्स। आपने पढ़ा होगा हमेशा रिसोर्स को क्लोज करते हैं, वरना वो डैंगलिंग पॉइंटर की तरह काम करता है ना। हालांकि जे जावा के केस में क्या है, गार्बेज कलेक्शन रूटीन ऑटोमेटिक है, वो कभी ना कभी उसको गार्बेज कलेक्ट कर लेगी, लेकिन जब तक नहीं करेगी तब तक वो आपकी मेमोरी में अननेसेसरी बर्डन रहेगा वो, ठीक है? समझ में आया कंट्रोल? जब एक्सेप्शन हुआ तो कंट्रोल गया कैच में, है ना? गैस क्लियर है इतना? कैश में जाके जो आपने अल्टरनेटिव उसको हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था वो मैकेनिज्म रन हुआ, और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। सॉल्व करने के बाद रेस्ट ऑफ द कोड जो कैश ब्लॉक के बाहर है, कैश ब्लॉक आपका यहाँ खत्म हो जा रहा है, फॉर्मेट कर दो एक बार, ठीक है? कैश ब्लॉक आपका यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जा रहा है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द कोड था एज यूजुअल रन करके, क्योंकि आपने हैंडल कर लिया प्रॉब्लम को, ठीक है? गैस कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब एक बार मैं दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है? अब की बार अपने इनपुट को एक बार फिर से चेंज करते हैं। ऑपरेंड 2 को ना सेल डिजिट कर देंगे, हैं? ऑपरेंड 2 है ना, इसको 10 डिजिट कर देंगे, वो करके आप देखना, वो मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, वो सारे एक्सपेरिमेंट आप जितने चाहना करना, ठीक है? फिर उसको क्लास में डिस्कस करना हो तो भी कर सकते हो आप, ठीक है? अभी मैंने कहा 5, ठीक है? सेकेंड ऑपरेंड अब ये मुझसे मांग रहा है, मैं नॉर्मल नंबर 0 नहीं इंटर करना चाहता, नॉर्मल नंबर इंटर करना चाहता हूँ, आप बताओ। मान लो इंटीजर है, भाई हमें कोड डेवलपर को पता है ना कि स्कैन इंड कर रहा है ना? बल्कि वो पहले ही जो मैंने 5 करा उसी को मैं 5 ही लिख देता, मैं एज अ यूजर तो नहीं जानता हूँ ना। तब तो अगर अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा ना इसको, प्रोग्राम को, कि भाई आपको इंटर डिजिट में करना है, उसको वर्ड्स में नहीं इंटर करना है, बताना पड़ेगा ना। अभी मैं ये गलती कर रहा हूँ तो क्या आप क्या मतलब गेस करो क्या आउटपुट होना चाहिए? क्या कैच ब्लॉक में जाएगा? भाई हमने उसी लाइन पे उस लाइन पे नहीं लगा रखा है, राइट? उस लाइन पे हैंडलर नहीं लगा रखा है जिसमें ऑपरेंड 2 को हम रीड कर रहे हैं, राइट? ऑपरेंड 2 को रीड हम किस लाइन पे कर रहे हैं जरा बताओ तो। लाइन नंबर 13 पे, राइट? लाइन नंबर 13 पे हम रीड कर रहे हैं।
और स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इंटीजर वैल्यू एंटर करिए, ठीक है। अगर आप 2 इंटर करते तो वो तब भी एज अ कैरेक्टर ही इनपुट होता, एज अ कैरेक्टर इनपुट होता, उसको वो पार्स करता इंटरनली और नेक्स्ट इन जो रिटर्न करता वो इंटीजर वैल्यू करता। लेकिन अगर वो 2 आपने इंटर करा होता तो उसको एज अ कैरेक्टर लेकर के वो कन्वर्ट करता ना। अभी तो TWO2 लिख दिया मैंने, कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम किस लाइन की है? लाइन नंबर 13 की है। लाइन नंबर 13 को मैंने ट्राई कैच में नहीं डाल रखा है। देखिए क्या एक्सेप्शन आया, java.util.input mismatch exception। अर्लियर वर्जन ऑफ जावा में टाइप कन्वर्जन का एक्सेप्शन आता था, अभी इन्होंने चेंज करा है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ रहा है, राइट। वो किस में है? java.util में, java.lang में नहीं है, ध्यान रखना, java.util में है, ठीक है। किस लाइन पे आ रहा है देखो, आप अपने कोड की लाइन बताओ, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। सबसे पहले एक्सेप्शन एग्जाम्पल डॉट जावा जो आपका कोड है उसमें 13 में गया, उसके अंदर से फिर कहाँ गया? स्कैनर क्लास के अंदर गया, लाइन नंबर 2221 पे पहुंचा, उसके अंदर से फिर कोई मेथड कॉल हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट इंट से भी नेक्स्ट इंट का ओवरलोड मेथड कुछ कॉल हुआ होगा, वहां से 2267 पे गया, वहां से फिर नेक्स्ट पे कॉल हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली रीड उसको क्या करना है? स्ट्रिंग में ही रीड करना है। नेक्स्ट इंट तो उसको कन्वर्ट कर रहा होगा, पार्ट्स कर रहा होगा, राइट। तो नेक्स्ट में गया, नेक्स्ट से फिर वो कहा गया होगा थ्रो फॉर, कोई प्रॉब्लम उसको दिखी, है ना, उसको 2 नहीं मिला बल्कि TWO2 मिला, तो उसने कहा कि ये तो भाई समझ में आने वाली बात नहीं है, तो उसने एक थ्रो फॉर एक मेथड लिख रखा होगा स्कैनर क्लास के अंदर, उसके अंदर भेजा उसको। थ्रो फॉर ने उसका रीजन समझा होगा, रीजन समझने के बाद उसने क्या करा होगा, ये वाला एक्सेप्शन उसको लगा ये अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन है, ये प्रॉब्लम का कॉज है, जो कि किसमें कैप्चर है? क्लास का नाम क्या है? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। फुली क्वालिफाइड नेम क्या है? इनपुट डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास। उसको वो थ्रो कर दे रहा है, यानी जेवीएम थ्रो कर रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। और जेवीएम को थ्रो करने के लिए कौन बता रहा है? ये थ्रो फॉर मेथड कर रहा है, जो कि स्कैनर क्लास का मेथड है, राइट। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है आपकी, इस पर क्लिक करेंगे आप प्रॉब्लम के सोर्स पे पहुंच जाएंगे, लाइन नंबर 13 पहुंच जाएंगे, ठीक है, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। अब बताओ क्या मैं ऐसा करूं, इस ट्राई को यहां से हटा करके यहां डाल दूं? ऑपरेंड 2 को ही तो ले रहे थे हम, क्या एरर आ रहा है? अच्छा, ऑपरेंड 2 को हमने एक्चुअली डिक्लेयर यहाँ करा है ना, इसकी प्रॉब्लम कर रहा है, अभी इसको सही कर दे रहा हूँ मैं। इंटीजर ऑपरेंड 2 इज इक्वल टू 0, इनिशियली 0 है, ठीक है, और इसको ऑपरेंड, ठीक है भाई, वो ट्राई के अंदर इनिशियलाइज हो गया था ना, तो किसी स्कोप के अंदर आप इनिशियलाइज करेंगे तो स्कोप में लिमिटेड हो जाएगा, यानी वो इंटीजर ऑपरेंड 2 ट्राई ब्लॉक के लिए लिमिटेड हो गया था, तो कैच में कैसे दिखेगा, उसके बाहर कैसे दिखेगा, है ना। तो मैंने उसको स्कोप से बाहर निकाल दिया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं कराया मैंने। पूरा मिले के मैंने यहाँ से यहाँ तक लेकर के सारी लाइन को ट्राई में डाल दिया है। अभी रुकिए, आप सही कह रहे हैं, क्या लगता है अभी? देखो अभी प्रॉब्लम ऑपरेंड 2 में हो रही है ना, अगर ट्राई ब्लॉक में हम चल रहे हैं और यहाँ पे मान लो इस लाइन में ही लाइन नंबर 15 हो गई जो 13 थी, है ना, उसमें एरर आती है, तो क्या होगा? कैश में आना चाहिए उसको, राइट। अच्छा, रिजल्ट के लिए आप कह रहे हैं ये, हाँ, इसको भी बाहर ही कर देते हैं, जो कंपाइलेशन दे रही है उसकी बात कर रहे हैं, डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू 0.0f, फाइन, इनिशियलाइज कर देते हैं 0 वैल्यू से, और यहाँ पे आपको फ्लोट लगाने की जरूरत नहीं है, अब सीधे रिजल्ट यूज करो। अब बताओ, अब क्या ये कैश ब्लॉक में आएगा और ऑपरेंड 2 की वैल्यू 0 TWO2 से 2 हो जाएगी और कैलकुलेशन आगे होगा या नहीं होगा? कितने लोग कह रहे नहीं होगा, और दूसरे लोग का ओपिनियन नहीं होगा पक्का? अभी रीजन नहीं पूछूंगा। अच्छा, कितने लोग कह रहे होगा? देखो सही गलत की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप गलत बता रहे हैं, इसका मतलब आपको नहीं पता है, आप सीख रहे हैं, आपको ऑफकोर्स नहीं पता होगा, ठीक है। डायरेक्ट कैश ब्लॉक में आपका ओपिनियन है कि कैश ब्लॉक में इसको जाना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे कोड को हमने ट्राई में डाल दिया है, तो उस कोड में कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो जाना चाहिए उसको, है ना, ये एक ओपिनियन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रथम दृश्य
अक्सर आप देखें कोई क्राइम होता है तो जज क्या कहते हैं, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगी, तो इन्वेस्टिगेशन आगे करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, पता चल जाएगा कैश में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या डिबग करके भी देख सकते हैं। बताओ क्या करें? नॉर्मल रन करें तभी पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑपरेंड 5 डाल दिया मैंने, सेकंड ऑपरेंड TWO डाला, ठीक है। अगर कैश ब्लॉक में जाता तो हैंडल हो जाता, राइट। इससे क्या बोला, एक्सेप्शन सेम है, एक्सेप्शन जो पहले आ रहा था वही आ रहा है ना। वही मैं कह रहा हूँ, अगर उस कैश ब्लॉक में जाता तो इनिशियलाइज हो चुका होता तो सॉल्यूशन उसको मिल गया होता, लेकिन ये सॉल्यूशन उसको इसका मतलब नहीं मिला। अभी भी आप समझ नहीं पाए, चलो एक बार डिबग करके देख लो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। डिबग करने से यही बात है कि फ्लो आपको समझ में आ जाती है, डिबग एज अ जावा एप्लीकेशन। अब देखो कोड आपका आया है कहाँ पर, ऑपरेंड 1 को आप रीड करने जा रहे हैं ना, इसने प्रिंट करा इंटर फर्स्ट ऑपरेंड, आपने आगे बढ़े, आपने 5 इंटर कर दिया, सॉरी गलत जगह इंटर कर दिया मैंने। नहीं कोड जो ट्राई में है दैट इज अ वनरेबल कोड, तो कोड ट्राई तो करेगा रन करने के लिए ना। देखो अभी देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन किस में हम आए, लाइन नंबर 11 हो गया, 5 हमने एंटर किया, 5 ऑपरेंड 1 में आ गया, राइट। अगर इसको आप चाहो तो ऐसे कर लो, आपको ये दिख भी रहा है, ऑपरेंड 1 5 आ गया, राइट, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, Fn प्लस F6 ऑपरेंड 2 पे हम आए, ऑपरेंड 2 इनिशियली हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो यह इनिशियलाइज 0 से हो गया, राइट। रिजल्ट को भी 0.0 से कर रहे हैं, ये भी इनिशियलाइज हो गया। अब हम ट्राई के अंदर आए, ऑपरेंड 2 को रीड करने की कोशिश अब हम कर रहे हैं, ये अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है, राइट। अब मैंने इसको दे दिया TWO2, राइट। अब अगर इस कंडीशन में एक्सेप्शन हो रहा है और अगर इस कैश ब्लॉक में वो आएगा तो इसका मतलब सबसे पहले जो लाइन आपके प्रिंट होगी इन कैश ब्लॉक प्रिंट होगी, है ना। Fn प्लस F6 क्या हुआ, बढ़ क्यों नहीं रहा भाई अब, उसको आगे बढ़ना चाहिए ना अब। अच्छा अभी मैंने पहले एंटर कर दिया था, ओके अब लिया इसने। अब देखो ये किस कोड में आया है, स्कैनर क्लास का थ्रो फॉर एक मेथड आया था बीच में, वहां पे आया इनपुट मिस, जो थ्रो करता है वो थ्रो ऐसे करता है, बाकायदा कोड लिखा होता है थ्रो न्यू कहाँ यूज करते हैं आप, नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। किसका ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन विच इज द नेम ऑफ द क्लास एंड दिस इज द कॉल टू द कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। इसका एक्सेप्शन बना, एक्सेप्शन बन के थ्रो हुआ, जो कि आप ऐसे एज्यूम करो वो उसी जगह आकर के पहुंचा है जिस जगह आपकी प्रॉब्लम आई है, ठीक है। इसलिए जो आपको कंसोल में दिखा रहा है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लाइन नंबर 16 से हो रहा है, जो डिवाइड आपने जो इनपुट करने की कोशिश करी थी वहां से, ठीक है। यानी कैश ब्लॉक में नहीं गया। कैश ब्लॉक में क्यों नहीं गया, क्योंकि कैश ब्लॉक में आपने जो नेचर ऑफ, बताओ भाई जो जो लोग कह रहे थे वो बताओ, आप बताओ क्या रीजन था। हाँ नहीं वो ठीक है, मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कैश ब्लॉक में क्यों नहीं एंटर किया उसने, फिर कैश ब्लॉक में हमने प्रॉब्लम को यहाँ से यहाँ तक ट्राई ब्लॉक में रख रखा था, इसमें कोई प्रॉब्लम आया उसको कैश में आना चाहिए था, कैश में क्यों नहीं आया, सवाल ये है। कैश को उसने स्किप कर दिया ना, बाईपास कर दिया, तो स्किप क्यों करा, ये सवाल है हमारा। हाँ अर्षद बताओ। आप बताइए। अभी आपने स्टैक ट्रेस में क्या देखा, एक्सेप्शन का नाम क्या था, नहीं अभी जो एक्सेप्शन आया था TWO डालने पर इनपुट मिसमैच करके कुछ था ना, वो जावा.util क्लास पैकेज के अंदर था ना वो क्लास, तो यानी वो क्लास जो था दैट इज
actually defining the type of problem. हमने जो हैंडल करा है ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम के लिए करा है, उस प्रॉब्लम के लिए नहीं करा है, राइट? तो हमें उस प्रॉब्लम के लिए दोबारा से एक और कैच डालना पड़ेगा. वी कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स मींस मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, राइट? अब यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे क्या लिखे, जो एक्सेप्शन आया था उसका नाम आप देख लीजिए क्या है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन. इसको कॉपी करिए और यहाँ पे लिख दीजिए. तो या तो इस प्रॉब्लम में जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी या ये प्रॉब्लम होगी, एक स्टेटमेंट एक ही प्रॉब्लम तो होगी. तो या तो इस कैच ब्लॉक में जाएगा या इस कैच ब्लॉक में जाएगा. जाएगा किस में? उसमें जाएगा जिससे मैच करेगी प्रॉब्लम. बात समझ में आ रही है? तो एक ही में जाएगा. तो वेरिएबल नेम भी हम EX दोबारा से दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से ब्लॉक लोकल वेरिएबल हो गया, राइट? अब इस चीज को हम Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे हम दे इन सेकंड कैच ब्लॉक कहते, ठीक है, सेकंड कैच ब्लॉक, और इसको कहते हैं इन फर्स्ट कैच ब्लॉक, राइट? फाइन. अब ये एरर क्यों दे रहा है बताओ भाई? इंपोर्ट नहीं किया, ये कह रहा है इंपोर्ट करो. अगर मैं इंपोर्ट ना करना चाहूँ तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? कोई और ऑप्शन है? फुली क्वालिफाइड नेम मैं दे सकता हूँ, राइट? java.util अगर बता दूं, पूरा नाम इसका बता दूं तो इसको फिर दिक्कत नहीं होगी. अगर पूरा नाम बता दूं तो दिक्कत नहीं होगी. अगर पूरा नाम नहीं बता रहा हूं तो हमें ऊपर इंपोर्ट लगाना पड़ेगा ताकि वो समझ जाए कि वही जो इंपोर्ट हमने करा वही क्लास हम यूज कर रहे हैं, राइट? तो हम इंपोर्ट लगा लेते हैं. दोनों अल्टरनेटिव आपको पता है, राइट? अब ये इंपोर्ट के लिए आपको कह भी रहा है, देखिए, इंपोर्ट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन फ्रॉम java.util पैकेज कह रहा है ना. इनपुट आपने लगाया, इंपोर्ट लगाया, देखिए सबसे पहले वहां पे आपका इंपोर्ट आ गया, राइट? अब आप उसको यूज कर सकते हैं उस क्लास को. अब जब हम रन करेंगे तो इन सेकंड कैच ब्लॉक आना चाहिए, ऑपरेंड 2 = 2 हो जाना चाहिए और आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन करना चाहिए. लेट्स ट्राई. 5 TWO2, ठीक है. अब सही है. जैसे आपने लिखा है इन सेकंड कैच ब्लॉक, वहां पे आप क्या कर सकते थे? आप ये भी लिख सकते थे, यू हैव इंटर्ड दिस ऑपरेंड एज a string value, so please enter in the digit format. और दोबारा से आप इसको स्कैनर भी लगा सकते, स्कैन भी कर सकते हैं दोबारा से, वो भी एक हैंडल करने का तरीका हो जाता है. दोबारा से आप स्कैन कर ले रहे हैं, मैं ऑपरेंड 2 = डायरेक्टली 2 कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं स्कैन डॉट नेक्स्ट दोबारा लगा सकता था, दोबारा से वो रीड भी कर लेता, वो भी एक ऑप्शन हो सकता था. इसके लिए कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं भाई. वो हैंडल कैसे कर रहे हैं वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, आप कैसे उसको हैंडल करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, राइट? ठीक है. So we can have a try block and we can have multiple cache blocks. Each cache block may in fact reflect one kind of problem and that will be captured by the object of that type of class. ठीक है. एंट्री उसी कैच ब्लॉक में होगी जिससे मैच कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एक में होगी, ठीक है. कैश क्लियर है यहां तक? इसके अलावा हम ये भी कर सकते थे कि पूरा ट्राई जो हमने लगा रखा है, पूरा ट्राई नहीं लगाते. ये जो ट्राई आपका शुरू हुआ था, एक्चुअली ये ट्राई शुरू हुआ था इनिशियली जो हुआ था, एक यहाँ पे शुरू हुआ था आपका इस जगह पे, इन ट्राई ब्लॉक, राइट? आप चाहते तो जहां पे आप इसको रीड कर रहे हैं यहाँ पे एक सेपरेट ट्राई ब्लॉक लगा सकते थे, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक. तब उसके लिए आपको एक दोबारा से कैच ब्लॉक, ये वाले जो दूसरा कैच ब्लॉक है यहाँ ना लगा करके, अगर यहाँ पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो एक्सेप्शन कभी आएगी ही नहीं इसके पास. आप यहाँ भी लगा सकते थे. यानी आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक ट्राई ब्लॉक के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स को अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग ट्राई ब्लॉक भी कर सकते हैं. What should be done? It's a trade off. ठीक है. ट्रेड ऑफ कैसे होगा, क्या करना चाहिए? अगर आप एग्जैक्टली ऑपरेंड 1 को भी 0 नहीं चाहते हैं, ऑपरेंड 2 को भी 0 नहीं चाहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग ट्राई ब्लॉक लगाइए. अगर ऑपरेंड 1 2 दोनों के लिए 0 चलेगा, आप एक ही तरह से मिटिगेट करना चाहते हैं कि ऑपरेंड 1 को भी आपने 2 कर दिया, ऑपरेंड 2 को भी 2 कर दिया, ये चेक करके कंडीशन लगा दिया, उस कंडीशन में एक ही ट्राई ब्लॉक डाल दीजिए. तो आप हैंडल कैसे करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप सेपरेट ट्राई ब्लॉक्स लगाएंगे या कॉमन ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है. तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है.
एक तो ये है कि आप ट्राई ब्लॉक विद मल्टीपल स्टेटमेंट लगाएं या सिंगल स्टेटमेंट लगाएं, आपकी मर्जी। मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हैं जो मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए होगी, जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उस टाइप के कैच ब्लॉक के अंदर एंट्री होगी विच इज द हैंडलर, ठीक है। मल्टीपल ट्राई ब्लॉक आप लगा सकते हैं विथ देयर स्पेसिफिक कैच ब्लॉक, ठीक है, सो दैट if that particular line throws an exception, then in that case you will have to that control will enter to that catch block or that particular try block, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सब ट्राई एंड कैच की जरूरत ही क्यों है हमें? सबसे पहले शुरू किया हमने सी के फॉर्मेट में डिफेंसिव होकर के, पूरा प्रोग्राम ही हम डिफेंसिव होकर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा ट्राई कैच लगा रहे हैं? हाँ भाई, एमएससी वाले बताओ, क्या नाम है आपका? अरे नाम बताओ ना अपना। आकृति, राइट। हाँ बताओ, कुछ समझ में आ रही है बात? क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन बताओ। ध्यान इधर देना पड़ेगा बेटा, कहीं और ध्यान रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को पता भी नहीं होता है कि टीचर तुम लोग की शक्ल देख के तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो पता चल जाता है टीचर को, ठीक है, वो पता होता है टीचर को क्या चल रहा है ना। 9.5 साल से तो मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले 2 और जगह पढ़ा चुका था शुरू में करियर के अपने, बीच में आईटी में गया था। चलो खैर छोड़ो, ध्यान दो बेटा, फायदा आपका इसी में है। नहीं, आप इफ एल्स में ही तो आप उसको मिटिगेट कर रहे थे, जैसे पहले में करा डिफेंसिव होके कर रहे थे। वहाँ पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं था, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म मिल रहा है। मतलब मैकेनिज्म का मिलने का मतलब है ट्राई कैच ब्लॉक्स मिल रहे हैं प्रॉपर्ली। एक तो प्रॉब्लम ये है कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या प्रॉब्लम होगी अगर आपने हैंडल नहीं भी करा है तो स्टैक ट्रेस से आपको ये पता चल जाएगा किस नेचर की प्रॉब्लम है, मतलब क्लास का नाम पता चल जाएगा, तो फिर आप उसके लिए ट्राई कैच लगा सकते हैं जब आप टेस्ट कर रहे हो उसको। एक तो फायदा ये है, ठीक है। दूसरी चीज बताइए, आपका जो ट्राई कैच के अंदर जो कोड आप देख रहे हैं, वो ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि ये प्योर बिजनेस लॉजिक नहीं है। जो कैच के अंदर कोड है वो क्या है? इट्स एन अल्टरनेटिव सिचुएशन हैंडलर है। तो इस तरह विजुअली भी आप देख करके आपको समझ में आ रहा है कि बिजनेस लॉजिक में और हैंडलर में, यानी जो अल्टरनेटिव पाथ है, वो कोड आपका सेपरेट हो रहा है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको बिजनेस लॉजिक से काम है तो आप किसी कैच ब्लॉक में जाकर के चेंजेस नहीं करेंगे, राइट। आपको क्लियरली कोड डिफरेंशिएट होता दिख रहा है कि जितने भी ट्राई का मतलब वो वल्नरेबल कोड है, और कैच मतलब उस वल्नरेबिलिटी के लिए एक तरह की हैंडलिंग है, और ये हैंडलिंग भी बता रहा है कि किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए वो हैंडलिंग है ना। तो आप कोड को बाकायदा बाइफरगेट कर रहे हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो आपको चीज़ों को पिक करना आसान होता है। सिमिलरली आप कोड को प्रॉपर्ली आपने इस तरह से अरेंज कर रखा है कि आप कोड देख के बता सकते हैं कि ये बिजनेस लॉजिक का कोड है, ये आपका हैंडलर कोड है। अदरवाइज इन रियल एप्लीकेशन, जो सच में कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन होते हैं, यू विल वंडर द 70% ऑफ द कोड रिटन इज नथिंग बट हैंडलिंग ऑफ द एक्सेप्शंस। 70% तक जाते हैं, ठीक है, रियल कॉम्प्लिकेटेड कोड में, ठीक है। इतनी सारी सिचुएशंस आ सकती हैं, तो जब इतनी सिचुएशन आ सकती हैं तो उसको सेपरेटली आपको नजर भी तो आनी चाहिए ना कि आपका बिजनेस लॉजिक कितना है, वो कितना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अनदर बेनिफिट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इफ दे गिव यू द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक्सेप्शन से हमने शुरू करा, और पूरे एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का सिर्फ एक एग्जांपल से हमने पूरी तरह उसको समझ लिया है, ठीक। अब अगली क्लास में इन डेप्थ घुसेंगे इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन देखेंगे, ठीक है, अलग अलग एक्सेप्शन जो होते हैं उनकी कैटेगरीज देखेंगे, और डिटेल देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम एरर कहते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्सेप्शन, ठीक है, उनको देखेंगे। फिर एक थर्ड क्लास होगी जिसमें एक पूरा एंड टू एंड एक छोटा सा एप्लीकेशन कोड के अंदर, मतलब फुल एप्लीकेशन सिंपली, उसके अंदर हम चला करके उसको देखेंगे कि भाई कैसे हो रहा है चीज़ें, ठीक है। तो कैसे हम एक्सेप्शन अपना खुद से कैसे बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्सेप्शन आपका थ्रो हो रहा है, जो क्लासेस लिखी है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, या आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ये किसी ने तो लिखा है ना क्लासेस को। तो अगर आपको अपने बिजनेस लॉजिक के लिए एक्सेप्शन लिखना है तो वो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो करना देखेंगे, ठीक। गाइस क्लियर? रोके यहाँ पर एक ट्राई में?
नेस्टेड ट्राई कैच, हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं। कैच के अंदर नेस्टेड कैच, नेस्टेड के अंदर ट्राई कैच होगा ना, ट्राई कैच होगा, हो सकता है। मतलब कैच में दोबारा से आपने इनपुट दिया, जैसे मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पर हम क्या कर सकते थे कि इसको ऑपरेंड 2 इक्वल टू 2 करने के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेंड 2 इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट कर सकते थे। दोबारा से गलती कर दी आपने, तो फिर से ट्राई कैच में डाल सकते हैं, जितने भी ट्राई कैच में चाहे तो आप डाल सकते हैं, यानी इस लाइन को ही आपको ट्राई में फिर से डालना पड़ेगा और उसका कैच होगा वापस। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई कैच इज पॉसिबल। ठीक है, fine. You have to write the logic for that. ठीक है, उस कंडीशन में आप यहाँ पे फिर ये ऑपरेंड 2 करके ना करके आपने एक यूटिलिटी क्लास बना लिया कन्वर्जन यूटिलिटी नाम से। उसके अंदर है कन्वर्ट न्यूमरिक टू कन्वर्ट वर्ड टू न्यूमरिक वैल्यू। ठीक है, वो कन्वर्ट करके के आप एग्जैक्टली टू स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग वापस कर दे, इसको ये कर सकते हैं, मेथड कॉल करना पड़ेगा आपको उसको फिर। उसमें क्या करोगे, स्ट्रिंग में जो मेथड होता है इक्वल इग्नोर केस होता है, उससे कर सकते हो, और चेक करके उसको एक ही केस में कन्वर्ट कर दो, आइदर लोअर 2 और अपर 2, और उससे लेकर पूरी बिजनेस लॉजिक को लिख दो। हाँ, तो पूरी लिस्ट करनी पड़ेगी तुम्हें, पूरी लिस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 4 9 तक जाना पड़ेगा, फिर 11 में तो 11 आ रहा है, तो 11 के साथ जितने आ रहे हैं 11 उससे करना पड़ेगा। तो वो तो खैर जाहिर सी बात है, पूरा डेटाबेस तो बनाना पड़ेगा उसका फिर। ठीक है, बट दैट इज पॉसिबल। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई अब तक करता क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कमर्शियल टास्क है। उतना बड़ा बिजनेस लॉजिक लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे छोटा सा तुम एक्सेप्शन थ्रो करके उसको हैंडल कर लो। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके फाइन।